नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि अगर रशिया ने अपनी गैस सप्लाई करना बंद कर दिया यूरोप को, तो यूरोप के पास क्या ऑल्टरनेटिव है। यूरोप अपनी एनर्जी के लिए कहां पर निर्भरता रख सकता है। पिछले कुछ दिनों से, जब से युद्ध की शुरुआत हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब से गैस के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूरोप में ये लग रहा है सभी को कि रशिया किसी भी दिन अपने गैस पाइपलाइन को बंद कर देगा और सप्लाई रुक जाएगी। तो यूरोप के ऑल्टरनेटिव्स को और पूरे यूरोपियन गैस सप्लाई के इस इकोनॉमिक्स को समझेंगे हम इस लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक लेक्चर्स आपको मिलते रहें और यूपीएससी की तैयारी में आपको पूरी सहायता मिले। अगर आप मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स और पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। 27 मार्च को अनअकैडमी लेकर आ रहा है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जो देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहां पर हिस्सा लेकर इसमें टॉप रैंक्स हासिल करके आपको ना केवल स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, बट यू विल गेट अट्रैक्टिव प्राइजेस लाइक मैकबुक, लैपटॉप्स, आईपैड्स एटसेट्रा। इसका लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर अभी एनरोल करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने का अभी से मौका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले यह देखते हैं कि यूरोप रशियन गैस पर कितना डिपेंडेंट है। जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसे बड़े बड़े देश ऑलमोस्ट आधी गैस अपनी रशिया से खरीदते हैं। फिनलैंड, बल्गारिया जैसे देश लगभग पूरी गैस रशिया से लाते हैं। फ्रांस में थोड़ी निर्भरता कम है, बट स्टिल 1/4 इट्स क्वाइट अ बिग नंबर। अगर आप नोटिस करें तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इवन इटली ऑल्सो, इट इज इन सदर्न यूरोप, बट स्टिल ये सभी रशिया की गैस पर पूरी तरह निर्भर हैं। तो अगर रशिया इनकी गैस रोक देता है तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 50% सप्लाई इज अ बिग डील। भारत में रहते हुए हमें कई बार ये चीज रियलाइज नहीं होती कि गैस की इतनी आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमारे देश में गैस का मेनली उपयोग लिया जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में सर्दियां बहुत ही जबरदस्त ठंडी होती है, -20 तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस जलाते हैं। तो गैस बेस्ड हीटर्स होते हैं, हर घर में लगे रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी होते हैं। इसीलिए इन देशों में गैस की खपत बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे यूज इट फॉर हीटिंग। उनके घर, अपार्टमेंट, ऑफिसेस, इन सबको गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए गैस की खपत बहुत ज्यादा है। इसीलिए इन्होंने रशिया से कई सारी पाइपलाइंस डेवलप करी हैं यूरोप तक आने के लिए, जिसमें यमाल, यूक्रेनियन पाइपलाइन, ब्लू स्ट्रीम, तुर्क स्ट्रीम, नॉर्ड स्ट्रीम, ये सारी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं जो रशिया के साइबेरिया और अन्य इलाकों से सेंट्रल यूरोप या ईस्टर्न यूरोप तक गैस पहुंचाती हैं। आपने शायद नॉर्ड स्ट्रीम 2 का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये अक्सर न्यूज में रहती है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 लेटेस्ट पाइपलाइन है जो यहां रशिया से जर्मनी तक गैस को पहुंचा रही है। लेकिन अगर सैंक्शंस इस पे लग गए तो ये यहां पर गैस को बंद कर दिया जाएगा। इनफैक्ट अभी यही हुआ है। युद्ध की शुरुआत होते ही सबसे पहले जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के कुछ लीगल क्लियरेंसेस को रोक लिया, जिसके कारण रशिया की कंपनी गैज़प्रोम, जो सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनियों में से एक है, इसने अभी अपने ऑपरेशंस को रोक रखा है। तो अभी गैस का काम अभी बीच में अधूरा है, इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। और वैसे भी अमेरिका बहुत समय से प्रेशर बना रहा था जर्मनी पर कि आप इस पाइपलाइन को कंप्लीट मत कीजिए। हालांकि जर्मनी इस पाइपलाइन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा उतावला था। कारण ये कि उसे तो गैस की ज़रूरत है, यूएस का प्रेशर अपनी जगह है, बट इन सभी देशों की गैस की रिक्वायरमेंट पूरी रशिया से ही होती है। तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक रशिया पर निर्भर करती है। रशिया को पैसा मिलता है लेकिन इन्हें गैस मिलती है, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से चल पाती है। तो अब अगर रशिया से गैस नहीं आएगी तो फिर जर्मनी और यूरोप क्या करेंगे? इन देशों के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? तो देखिए, ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आप ऑल्टरनेट पर एक दिन में स्विच नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आज ब्रेकअप किया और कल आप किसी और के साथ चल पड़े। इतना आसान नहीं होता है। एक समय होता है जिसमें आपको दुख होगा, दर्द होगा, यू विल हैव टू ग्रीव एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो कुछ इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी होता है। ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में, कोई कमी नहीं है, लेकिन उन ऑप्शंस पे जाना इतना आसान नहीं है। तो देखिए, जर्मनी के लिए सबसे नज़दीकी ऑप्शन होगा नॉर्थ सी से निकलने वाली गैस। तो देखिए, नॉर्थ सी में बहुत सारे देशों का क्लेम है, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड्स, इन सभी देशों के यहाँ पर ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म्स हैं। तो काफ़ी सारी गैस इन्हें यहाँ से मिल जाएगी नॉर्थ सी वाले बेसिन से, और इससे डायरेक्टली जर्मनी सप्लाई भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी सप्लाई के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो यहाँ से गैस पूरी नहीं पड़ रही थी, एंड इट वॉज मच चीपर टू गेट द रशियन गैस। समुद्र में जब भी खुदाई होती है, जब भी ड्रिलिंग होती है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है ऑपरेशन पूरा। इसीलिए ये गैस थोड़ी महंगी है। रशियन गैस सस्ती है क्योंकि वो ऑन शोर है, ये ऑफ शोर है। तो नॉर्थ सी के ऑयल फील्ड्स इनका सबसे पहला ऑप्शन रहेगा। गैस को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है क्योंकि कई एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस जर्मनी और सेंट्रल यूरोप को यहां से कनेक्ट कर रही हैं। फिलहाल नॉर्वे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस सप्लायर है आफ्टर रशिया,
लेकिन नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली ये बात कही थी कि हम ऑलरेडी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पर गैस को सप्लाई कर रहे हैं, हम और ज़्यादा गैस निकाल कर नहीं दे सकते, वी आर ऑलरेडी रनिंग एट आवर मैक्सिमम सप्लाई। तो रशिया की गैस को हम पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है टेम्परेरीली थोड़ा सा हम बम्प अप कर दें, लेकिन परमानेंटली ये सप्लाई जो चेन है ये रशिया से हम पर निर्भर नहीं हो सकते आप। दूसरा ऑप्शन रहेगा सेंट्रल यूरोप के लिए, अजरबैजान या कैस्पियन सी के जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस बेसिन्स हैं, वहां से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी जाए। तो अजेरी गैस, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू अजरबैजान इज कॉल्ड अजेरी। तो अजेरी गैस को यूरोप तक लाने के लिए ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन, ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन जिसे TANAP कहा जाता है। और इसके बारे में याद करो, मैंने जिक्र भी किया था डच डिजीज वाले वीडियो में, अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इकोनॉमी का, सोशियोलॉजी का, तो सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर किए थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो देखिए ये कैस्पियन सी का बेसिन है, ये अजरबैजान देश है, अजेरी गैस यानी कि जो अजरबैजान से आ रही है उसे यूरोप तक पहुंचाने के लिए ये TANAP, ट्रांस एनाटोलियन, एनाटोलिया इज अनदर नेम फॉर टर्की एज वेल, ओल्ड नेम। तो यहाँ से ये पाइपलाइन है, आगे एड्रियाटिक को क्रॉस करते हुए यहाँ पर ये पाइपलाइन इटली में टर्मिनस अपना देती है। इस मैप में और बेहतर तरीके से आप पाइपलाइंस को देख सकते हैं। तो यहाँ अजरबैजान से शुरू होने वाली ये पाइपलाइंस एनाटोलिया को, टर्की को क्रॉस करते हुए ग्रीस होते हुए बल्गारिया को टच करती है और आगे यहाँ इटली तक जाती है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इन देशों से, इटली या बल्गारिया जैसे ये जो टर्मिनस कंट्रीज हैं, इनसे आगे गैस सप्लाई करने में एक प्रॉब्लम आएगी कि इन देशों को अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो ये आगे गैस क्यों सप्लाई करेंगे। इट इज जस्ट लाइक कि भारत में नदियों को लेकर कई राज्यों में विवाद है, हर कोई पानी पर ज्यादा हक चाहता है, वैसे ही अगर ये गैस आगे इटली से ऑस्ट्रिया वगैरह तक पहुंचानी पड़े तो इटली उसके लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। और ऑलरेडी इन कंट्रीज ने पैसा लगाकर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो ये इन्होंने अपने लिए किया है, दूसरे देशों के लिए तो नहीं किया। और आगे अगर कनेक्ट करना भी है तो थोड़ा बहुत तो कनेक्शंस कहीं ना कहीं इन्हें करने पड़ेंगे। सो दिस इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। ये वैसे सुनने में और देखने में मैप पर काफी इजी लग रहा है कि इटली तक गैस आ रही है, आगे अगले देश तक भी पहुंचा दो, लेकिन ये वाले देश जो टर्मिनस कंट्रीज हैं ये इसके लिए तैयार नहीं होने वाले हैं, बिकॉज दे से कि हमारा जो रिसोर्स है इसको हमें इस्तेमाल करना है, ये ज़रूरत हमारी है, वी डू नॉट हैव एक्स्ट्रा। और जो भी इंपोर्ट करेगा उसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो रशिया से 150 to 190 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस यूरोप को आती है, वो तुरंत यूरोपियन यूनियन चेंज करके शॉर्ट टर्म में किसी और सोर्स पर नहीं जा सकता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यही रीज़न है कि अभी तक उन्होंने उन बैंक्स को सैंक्शन नहीं किया है जिनके माध्यम से यूरोप रशिया को पैसा देता है। तो ये कहने को इन्होंने स्विफ्ट बैन लगा दिया है सारे बैंक्स पर, लेकिन जिन बैंकों के माध्यम से गैस वाला पैसा ट्रांसफर होता है उन पर आज एज ऑफ 4 मार्च जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी ये बैन नहीं लगा है। तो वो पैसा देकर रशिया से गैस अभी भी खरीद रहे हैं चाहे युद्ध चल रहा हो। तो अब बात आती है कि क्या दूसरे फ्यूल पे स्विच नहीं कर सकते, क्या गैस ही लेना जरूरी है? तो आंसर है यस, दे कैन स्विच टू अनदर फ्यूल। तो ये फ्यूल है LNG, जो इस प्रकार के बड़े बड़े जहाजों में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो एक आशंका जताई गई कि रशिया गैस को रोककर यूरोप को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इट विल यूज एनर्जी एज अ बार्गेनिंग चिप और अ वेपन इन दिस फाइट। उसी समय यूरोप की चेयरपर्सन, यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डर लियन ने कहा था कि हम LNG पर शिफ्ट कर जाएंगे और रशिया को एनर्जी का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं करने देंगे। इन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी पैन यूरोपियन पाइपलाइन नेटवर्क को रीइंफोर्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंटरकनेक्टर नेटवर्क जो मैंने अभी आपको समझाया वो सुदृढ़ हो सके, और धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन पर भी मूव कर जाएंगे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो आइए देखते हैं कि यूरोप के पास LNG का इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं। पहली बात, LNG होता क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये है तो वही गैस जो रशिया से आ रही है, मेजरली उसमें मीथेन गैस होती है, जो नेचुरल गैस है, इट हैज मेनली मीथेन इन इट। तो वो जो गैस के फॉर्म में आती है पाइपलाइन से, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा आसान है, सस्ता है। लेकिन जब समुद्र के रास्ते से कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उस गैस को लिक्विफाई किया जाता है, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है हाई प्रेशर पर। इसका एक फायदा ये होता है कि उसे स्टोर भी ज्यादा कैपेसिटी में किया जा सकता है, क्योंकि गैस और लिक्विड में जो रेशियो है वो मैं आपको बता दूं, इट इज ऑलमोस्ट 1:600। तो मान लीजिए कि 600 किलोग्राम गैस है, उसे कंप्रेस करके केवल 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन ये प्रेशराइज करना, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विफैक्शन कहते हैं हम इसे, ये एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है और इसके लिए बड़े बड़े टर्मिनल होते हैं। तो पहले गैस
इन टर्मिनल में जाती है, उसे लिक्विफाई किया जाता है, फिर इस जहाज़ पर लोड करते हैं और उसके बाद ये जहाज़ पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन कंट्री में। वहाँ फिर से इसे रीगैसीफाई किया जाता है, रीगैसीफाई किया जाता है और फिर ये आगे सप्लाई करी जाती है। तो भारत में गैस आती है वो मोस्टली इसी फॉर्मेट में आती है। मैं आपको बता दूं तो हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो गैस खरीदते हैं वो एलएनजी इसी तरह के कंटेनर में भारत पहुँचता है। और मुंबई जैसे कई बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं वहाँ पर ये रीगैसिफिकेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। तो एलएनजी को लिक्विड में कन्वर्ट करना फिर उसे रीगैस करना टर्मिनल पे, ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन यूरोप के पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, क्योंकि रशिया के साथ इतनी बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस बनने से पहले ये इसी तरह से अपनी गैस को मंगवाते थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अन्य जगहों से। तो ये प्रोसेस अगर पूरा कर लिया जाए, लिक्विफैक्शन प्रोसेस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी टू एंड यूजर्स, अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो ये आसानी से किया जा सकता है। और किस्मत से यूरोप के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जब से ये रशिया से गैस खरीदते हैं तब से ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अंडर यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो रीगैसिफिकेशन वाले प्लांट्स हैं या इंपोर्ट टर्मिनल्स हैं, ये केवल 45% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 2022 में। तो इस ऐसे में इनके पास अभी बहुत सारी खाली कैपेसिटी है। तो ये बड़े आराम से मिडिल ईस्ट से इन जहाज़ों को मंगवाकर रीगैसिफाई करके आगे गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यूरोप के लगभग सभी देशों में एलएनजी टर्मिनल्स हैं, क्योंकि एलएनजी पर ये सारे देश निर्भर हैं। हाँ, रशिया के जो ज़्यादा निकट हैं जोग्राफिकली, दैट इज ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, ये रशिया की गैस पाइपलाइंस पर ज़्यादा निर्भर हैं। और जो ये कोस्टल कंट्रीज है, आप देखिए वेस्टर्न यूरोप वाले देश, यूके, फ्रांस, इटली, ये एलएनजी पर थोड़ा ज़्यादा निर्भर हैं। फर्क इतना सा ही है। सो एज ऑफ नाउ यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में एलएनजी का योगदान 1/4 है, 25%। तो इनका ये कहना है कि हम इसे 25 से बढ़ाकर 50-75% तक ले जा सकते हैं। तो इस केस में यूरोप के पास बेनिफिट है कि एलएनजी का उसके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो तुरंत एलएनजी दूसरे देशों से खरीद कर अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इस प्रोसेस में कुछ हफ्ते लगेंगे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि कुछ हफ्तों का टाइम लगता है जहाज़ों को यहाँ यूरोप तक पहुँचने में, फ्रॉम कंट्रीज लाइक मिडिल ईस्ट, यूएसए एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए में कौन सा गैस है? तो जी हाँ, चौंकिए मत, यूएस भी बहुत बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है। तो इस रशिया यूक्रेन युद्ध में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। यूरोपियन यूनियन के लिए सबसे बड़ा सप्लायर यूएस बन के उभर सकता है। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में एलएनजी के एक्सपोर्ट करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर था पिछले साल, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देगा। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया या कतार, ये दोनों देश नंबर 1-2 पर रहते हैं, लेकिन इस बार यूएस नेचुरल गैस में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। अब ये फैक्ट कई लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा, बट इट इज ट्रू कि यूएस बहुत बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। नंबर 1 एलएनजी एक्सपोर्टर ये दुनिया का बन सकता है। तो जहां पर रशिया का लॉस है, अगर यूरोप रशिया से गैस नहीं खरीदता तो ये अमेरिका का फायदा हो जाएगा। और देखो, युद्ध में किसी की चांदी किसी का नुकसान। पिछले कई महीनों से यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव की स्थिति थी, उसका फायदा ऑलरेडी यूएस ने उठाना स्टार्ट कर दिया था। उसने अपनी एलएनजी के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है सिंस मेनी मंथ्स। और जनवरी 2022 में एलएनजी इंपोर्ट्स जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में हुए थे, उसमें अमेरिका से लगातार बढ़ोतरी हुई थी। 11 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूएस से इंपोर्ट करी गई थी। अगर आप इंटरनेशनल सी ट्रैफिक को मॉनिटर करें, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ये मॉनिटर कर देती हैं ऑयल टैंकर्स को, इसमें मैंने जैसे हाईलाइट किया हुआ है अलग से, तो आप नोटिस कीजिए कितने सारे ऑयल टैंकर्स यहाँ यूएस से निकलकर दे आर मेकिंग अ बी लाइन टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप। तो ये सब यूरोप के बंदरगाहों पे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। गैस खाली करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है, और ये कंटेनर्स यूरोप पर अभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि काफ़ी सारी गैस सप्लाई इस वक्त नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये युद्ध शायद दुनिया के एनर्जी पर्सपेक्टिव को भी पूरी तरह बदल सकता है। अब इसका एक एनवायरमेंटल एंगल भी है। यूएस में ज़्यादातर गैस फ्रैकिंग के माध्यम से निकाली जाती है। फ्रैकिंग क्या होता है ये हमने अपने एक अलग वीडियो में आपको समझा रखा है, आप सर्च कर लीजिए पाथफाइंडर चैनल पर। अभी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इतना समझ लीजिए कि फ्रैकिंग एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, पर्यावरण में इससे कई नुकसान होते हैं और इसमें कई बार वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा निकलता है। इनफैक्ट बहुत सारे लीकेजेस हो जाते हैं जिनके कारण पर्यावरण में डायरेक्टली मीथेन गैस रिलीज हो जाती है। वो ना तो हमारे काम आती है, ना ही उसका हम दोहन कर पाते हैं। वो सीधी एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। और याद रखिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। अगर आप नोटिस करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिशंस करने वाले देश कौन से हैं, तो उनमें आपको पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्रीज नजर आएंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा असर किन देशों पे हो रहा है? दे आर मोस्टली अफ्रीकन, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो प्रदूषण ये कर रहे हैं, भुगत हम रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये
एनर्जी का इक्विलिब्रियम सही नहीं है। इनफैक्ट यूएस में भी कई नागरिक फ्रैकिंग के खिलाफ हैं। कई लोगों के घर के आसपास तालाब, वाटर सोर्सेज पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुके हैं फ्रैकिंग के कारण। लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी भी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं और प्लस मीडिया कंपनीज हैं यूएस में, उनमें चंद बड़े कॉरपोरेशंस का पैसा लगा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेटेड, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट। तो ये जो कंपनीज हैं इनके ज़्यादातर स्टेक्स गैस कंपनीज में भी हैं, मेजर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी है और मीडिया में भी है। तो इसीलिए हथियारों की सेल और गैस की सेल दोनों में इन कंपनीज का फायदा है। ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस खर्च करती हैं कैंपेनिंग में, दोनों पार्टियों को पैसा देती हैं, ना केवल रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी को भी चंदा दिया जाता है और ये एक मोनोपोली बन चुकी है काफ़ी बड़ी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पिछला जो यूएस इलेक्शन था उसमें दोनों ही तरफ के जो कैंडिडेट्स थे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इधर बाइडन हैरिस हो, इन्होंने साफ कह दिया था कि हम फ्रैकिंग को बंद नहीं करेंगे। जबकि एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे थे कि फ्रैकिंग को बंद कीजिए, इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं कि ये एनवायरमेंट के लिए गलत है। लेकिन दोनों ही तरफ को इन संगठनों के द्वारा, इन कॉरपोरेशंस के द्वारा बड़ा बड़ा चंदा दिया जाता है और वो लॉबिंग होती है कि आप फ्रैकिंग को बंद नहीं करोगे, इसी प्रॉमिस पर हम आपको ये इतना बड़ा चंदा दे रहे हैं। सो फाइनली कमिंग टू द लास्ट मेथड, दैट इज रिन्यूएबल। क्या यूरोप रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और यूरोप के बहुत एम्बिशियस प्लान है। अगर आप पेरिस अकॉर्ड्स में टारगेट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे तेज ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के टारगेट यूरोपियन देशों के हैं। उसका कारण यह है कि यूरोप में सोलर और विंड एनर्जी कोयले से भी सस्ती हो चुकी है। जी हाँ, हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, आपने शायद अपनी 10th 11th क्लास की किताबों में एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा कि अभी सोलर एनर्जी बहुत महंगी है, विंड एनर्जी बहुत महंगी है, कोयला सस्ता होता है। वो जमाना जा चुका है। सोलर एंड विंड आर द चीपर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटलीस्ट इन यूरोप। और भारत में भी लगभग समकक्ष इनकी प्राइसेस आ रही हैं अभी। यूरोप में तो ऑलरेडी सोलर को प्रोड्यूस करना, सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये दूसरे माध्यमों से काफी सस्ता है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस ऑफ कोल। तो इनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। और एक और बेनिफिट यह है कि रिन्यूएबल में अभी डेवलपमेंट हो रहा है तो यहां पर ज्यादा नौकरियां होंगी। ऑयल, गैस, हाइड्रोकार्बन का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बना हुआ है, जितनी भी नौकरियां हैं वो पहले से मिली हुई हैं। तो यहां पर और ग्रोथ की संभावना नहीं है। ठीक है, नौकरियां नई नई तो आती हैं ऑफकोर्स, लेकिन जहां पर रिन्यूएबल में हजारों नौकरियां आएंगी वहां पर हाइड्रोकार्बन वाले फील्ड में शायद चंद 100 के या कुछ सैकड़ों नौकरियां आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आने वाली है। तो अभी के लिए गैस प्राइसेस यूरोप में लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 6-7 सालों में अगर आप देखें तो गैस प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे यूरोप को ये समझ में आ रहा है कि इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में तो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी ही इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर 1-2 महीने में तैयार नहीं होता, उसमें कई बार 2-4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिन्यूएबल फायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में कुछ हफ्तों में अगर शिफ्ट करना है तो एलएनजी ही उनका एकमात्र ऑप्शन है, और उसमें भी अमेरिका सबसे बड़ा इनका ऑप्शन नजर आ रहा है। यूरोप के कुछ देशों की आप कारनामे देखिए। नॉर्वे में बहुत सारा ऑयल एंड गैस होता है। तो नॉर्वे इतना स्मार्ट है कि ये अपने देश के घरों और ऑफिसेस को गर्म रखने के लिए इस गैस का इस्तेमाल नहीं करता जो इसके देश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। वहां पर ये क्या इस्तेमाल करता है, हाइड्रो पावर या फिर सोलर पावर, ताकि अपना देश रहे साफ और जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन्हें ये एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे देशों की तरफ। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। कई सारी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारा डेटा देखना पड़ता है। यू हैव टू सिफ्ट थ्रू मल्टीपल थिंग्स टू प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर यू गाइज। तो इसको थोड़ा सा आप अपना अप्रिसिएशन दिखा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़कर देश के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ सब्सक्रिप्शन है। सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ऑप्शनल और जीएस दोनों के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। 1-on-1 मेंटरिंग चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आइकॉनिक में और प्लस में दोनों में जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल की तैयारी एक साथ होती है वो अभी आपको 32% डिस्काउंट पर उपलब्ध होगा। सो यू विल गेट एन 18-month कोर्स जिसमें आपका मेंस कवर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। ये प्लस कोर्स फॉर 63,800 रुपीज एंड आइकॉनिक कोर्स फॉर 76,000 रुपीज। लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। मेरा अभी मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, ये 8 से 10 बजे सुबह इसकी क्लास होती है। सो फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स इट्स अ वेरी गुड कोर्स। लिंक अगेन फर्स्ट कमेंट में। कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित तो इस नंबर पर कॉल करें और सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, इनके सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ईएमआई ऑप्शन पर भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।